हेलो स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने पहले इनिशिएशन का जो प्रोसेस है उसमें असेंबली करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसमें हमने आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा था और दूसरा हमने लिया था प्रमोटर जीन जिससे कोडिंग होनी है। तीसरा जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज अकेला एक्ट नहीं कर सकता, भले इसका स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको दूसरे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो दूसरे प्रोटीन्स की ज़रूरत इसको क्यों होती है? एक तो ये उस साइट को पहचान ले जहाँ पर इनको जुड़ना है, और दूसरा ये ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ा ले। तो इस तरह से दो तरह के इनको प्रोटीन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो जो सामान्यतया इसमें फैक्टर्स जुड़ते हैं उनको हम जनरल इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं, GIF, और दूसरे होते हैं जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। दो हो गए, पहला तो है, दो क्लासेस हो गई इसकी प्रोटीन्स की, जनरल इनिशिएशन फैक्टर्स, और दूसरे हो गए जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जनरल इनिशिएशन फैक्टर्स भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही हैं और ये 5 होते हैं, जिसमें TF सेकेंड B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड E, F एंड H, ये सभी पॉलीमरेज सेकेंड के साथ बाइंड करते हैं। ये ज़रूर है कि ये किस सीरीज़ में बाइंड करेंगे, कौन सा क्रम में कौन सा वाला लगेगा, तो ये हम आगे चल के देख रहे हैं। और दूसरा जो फैक्टर्स हैं जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, वो एक्टिवेटर्स और को एक्टिवेटर्स के रूप में काम करते हैं। ये रेट ऑफ आरएनए सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, और किसके अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं? जो भी कोशिका के एनवायरनमेंट से सिग्नल्स मिलते हैं या डेवलपमेंट हो रहा है और उस समय अगर प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो वो सिग्नल्स जो मिल रहे हैं उसके हिसाब से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स जो है एक्टिवेट होते हैं या एक्टिव रेट ऑफ सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। जनरल इनिशिएटिंग फैक्टर्स में अगर हम देख रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में सबसे पहले असेंबली जो है वो TF सेकेंड D से होती है। ये टाटा बॉक्स को पहचानता है और उसके बाद जो एक्शन शुरू होता है वो TF सेकेंड B का होता है, और इसमें साथ में जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज का नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है फॉस्फोराइलेशन की, लेकिन इसमें जो असेंबली में जुड़ना चाहिए वो नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ पॉल सेकेंड, और उसके बाद सेकेंड F, सेकेंड E, H इत्यादि इसमें जुड़ते हैं। TF सेकेंड सबसे पहले क्यों जुड़ता है? क्योंकि जो टाटा बॉक्स है वो एक बहुत ही एक मार्क है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। TF सेकेंड D में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि टाटा बॉक्स से बहुत ही धीरे जुड़ते हैं। ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है, और इससे जो DNA कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये थोड़ा लॉन्ग लिव्ड होता है, ये एक लंबा होता है, और यही प्रोसेस होता है जिसमें रीसाइक्लिंग भी हो सकती है और प्री इनिशिएशन भी हो सकता है। पॉलीमरेज सेकेंड एक बार अगर एक ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो गया तो ये दूसरे में भी मॉलिक्यूल काम आ सकता है, तो इसलिए ये प्रोसेस पूरा स्लो होता है। और जब सिंथेसिस ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये कोर प्रमोटर से सेकेंड D अलग हो जाता है, तो पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है और TF सेकेंड D भी अलग हो जाता है। तो टाटा बॉक्स जो है वो बाइंडिंग साइट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, और टाटा बॉक्स के साथ जो प्रोटीन जुड़ता है वो टाटा बाइंडिंग
प्रोटीन होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? TF सेकेंड डी का हिस्सा होता है ये। TF सेकेंड जब टाटा बॉक्स से जुड़ जाता है वाया TBP, तब 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और जुड़ते हैं और RNA पॉलीमरेज टाटा बॉक्स के साथ आसपास जुड़ जाता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। इसी समय एक और प्रोटीन भी जो पहले पता नहीं था लेकिन जिसकी अब खोज हुई है, वो है ऑक्टामर बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको ऑक्ट बोलते हैं। ये जो ऑक्टामर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही हैं एक तरीके के, जो ऑक्टामर मोटिफ से जुड़ते हैं। ऑक्टामर मतलब 8 बेस पेयर्स। इन 8 बेस पेयर्स में ATGC, AAA एंड T, ये सीक्वेंस होता है। ये प्रमोटर रीजन में पाया जाता है जिससे कि प्रोटीन्स जुड़ते हैं, ऑक्टामर मोटिफ से जाके ये जुड़ जाते हैं और इनको हम एनहांसर भी कहते हैं। हालांकि हमने पहले देखा था कि जो एनहांसर्स होते हैं वो डिस्टल रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं इसलिए इसको यहाँ लाया गया है कि ये जो ऑक्टामर प्रोटीन्स हैं ये ऑक्टामर मोटिफ से बाइंड हो जाते हैं और एनहांसिंग होते हैं। एनहांसिंग का मतलब स्पीड ऑफ या रेट ऑफ RNA सिंथेसिस बढ़ जाती है। अभी तक 8 की जगह 11 ऑक्ट प्रोटीन्स पहचाने जा चुके हैं और इनमें से कोडिंग जो है वो 8 जीन्स की हो चुकी है, जिनको ऑक्ट 1, 2, 3, 4 से लगाकर हम 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं है, 3 और 4 को एक ही माना गया है, 6, 7, 8, 9 और 11, 10 भी नहीं है। तो इनको क्लोनिंग भी इनकी हो चुकी है और इनको पहचाना भी जा चुका है। इनमें से ऑक्ट 1 और ऑक्ट 2 जो है एडल्ट टिश्यूज में काम आते हैं जब उनका डिवीजन होता है, और ये पाया गया कि ऑक्ट फैक्टर्स जो होते हैं वो POU फैमिली के होते हैं। अभी हम नीचे देखेंगे कि POU, इनको पाओ कहते हैं। पाओ एक अलग ही प्रकार की फैमिली है प्रोटीन्स की। इसमें करीब करीब 150 मेंबर्स होते हैं। इनमें क्या खासियत होती है कि POU स्पेसिफिक डोमेन्स इसमें पाए जाते हैं और होमियो डोमेन्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये दोनों डोमेन्स इनमें ऑक्टामर मोटिफ के लिए बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी पाई जाती है और इसके साथ साथ इनमें दूसरे कोफैक्टर्स से भी क्रिया करने की बहुत ज़्यादा एफिनिटी देखी गई है। ये जो प्रोटीन्स हैं ऑक्ट प्रोटीन्स, ऑक्ट जीन से जब जाकर जुड़ते हैं, ये अपना जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं और ख़ास मौक़ों पर ये ऑक्ट प्रोटीन्स दिखते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस है, न्यूरोजेनेसिस है, इम्यूनिटी, ब्लड या बॉडी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है। तो इस तरह के या कुछ खास डिजीज़ में जैसे बहरापन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इनमें ये ऑक्ट मोटिफ और ऑक्ट प्रोटीन का एक्ट हमें मिलता है। अब देखते हैं कि मैंने ये सिर्फ POU को आपके लिए इसलिए ले लिया है कि ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट आर POU प्रोटीन्स, तो आप उसका रिप्लाई कर पाएँ। POU कहते हैं हम, P बना है पिट्यूटरी से, PIT1, और O है ऑक्टामर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन्स 1 and 2, और U बना है न्यूरल UNC86 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जो है किसी बैक्टीरिया का नाम है जिससे कि ये देखने को मिला था। तो
ये जो जीन्स हैं ये बहुत सारे एनिमल्स में विभिन्न प्रकार के होते हैं, ह्यूमंस में भी देख लिया है, लेकिन इनको प्लांट और फंजाई में अभी तक पीओयू प्रोटीन्स को देखा नहीं गया है। पीओयू प्रोटीन्स जो है वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इनके अंदर क्या होता है कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, वो बाईपार्टाइट होता है। बाईपार्टाइट से मतलब ये होता है कि ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है पीओयू के साथ जुड़ने वाला, उसमें क्या होता है कि जब डीएनए जहाँ पर फोल्ड हो रहा होता है, या मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव जो आपको याद होंगी अगर इसमें होती हैं, तो अगर बाईपार्टाइट होगा तो एंगल के ऊपर ये दोनों मतलब जो दोनों मुड़ने वाला टेम्पलेट है जो मुड़ गया है और उसके दोनों आर्म्स हैं, उन दोनों से ये क्रिया कर पाएगा। ये इसकी खासियत होती है। तो पीओयू डोमेन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसा कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने प्रोटीन्स में आप पढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स आजकल, तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स, और ये जब जहाँ पर आता है वहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता होती है। 2 अल्फा हेलिक्स भी जहाँ पर प्रोटीन्स जुड़ते हैं अमीनो एसिड से आपस में, और जहाँ पर ये मेजर ग्रूव ऑफ डीएनए के साथ जुड़ते हैं, वहाँ पर इन प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पीओयू प्रोटीन क्योंकि मेजर ग्रूव के साथ जुड़ रहा है, और तो ऑक्टामर बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है, मेजर ग्रूव ऑफ डीएनए के साथ इन प्रोटीन्स को जोड़ना, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके डिटेल्स हैं जो अगर आप पढ़ना चाहें तो इनको देख सकते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आप ये देखिए कि क्लास सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स कैसे जुड़ते हैं। ये INR स्टार्टिंग पॉइंट है कोडिंग का, टाटा बॉक्स है। सबसे पहले जुड़ रहा है इसमें सेकेंड D फैक्टर, उसके बाद सेकेंड B, फिर F जुड़ा है, और साथ में इन तीन के जुड़ने के बाद पॉलीमरेज A जुड़ गया इसमें। अब इसमें आप देखिए कि ये यहाँ पर जो है टाटा बॉक्स अभी, और ये जो दिख रहा है ये हमारा जो डीएनए बन रहा है, सॉरी आरएनए बन रहा है वो है, और ये अभी बाय डायरेक्शनल दिखाया है इसमें हमने। इसके बाद ये अभी हम बाद में लेंगे क्योंकि इनिशिएशन और इलोंगेशन वाली चीज़ें हैं जो कि हमें बाद में लेनी है, लेकिन इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो इन फैक्टर्स की मदद से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्टिवेटर्स भी हैं इसमें कुछ, और ये इसके डिटेल्स हैं जो आप देखेंगे तो पढ़ लेंगे। अब आइए कि ये सारे फैक्टर्स के बाद असेंबली कैसे होती है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो टिपिकल होता है उसमें 6 तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, सेकेंड A, सेकेंड B, सेकेंड D, और भी इनके पार्ट्स हैं, और सेकेंड E, F, J इस तरह से ये हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं एक के बाद एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के लिए। तो यहाँ है सबसे पहले टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन में जो ये आपको दिख रहे हैं TBPL और TBPL2, ये इसके साथ एसोसिएट प्रोटीन्स होते हैं। ये टाटा बॉक्स के प्रमोटर रीजन में टाटा बॉक्स से जाके जुड़ रहे हैं।
अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर किसी जीन में टाटा बॉक्स नहीं होता है तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये किसका यूज़ करते हैं, इनिशिएटर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और अगर टीबीपी प्रेजेंट होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये उसकी प्रेजेंस में अगर टाटा बॉक्स प्रेजेंट है तो ये इसकी उसको स्ट्रॉन्ग करने में काम आते हैं। फिर उसके बाद जुड़ता है TF सेकेंड ए, जिसमें फिर से सेकेंड ए जुड़ने के बाद यहाँ कहा जा रहा है कि TF सेकेंड DNA को नहीं पहचानता है। ये जब TBP के साथ जुड़ता है तो ये TBP को स्टेबलाइज करता है और असेंबली के फॉर्मेशन के लिए इसको सुविधा प्रदान करता है। TF सेकेंड B जो है DNA को प्रॉपर पोजीशन में लाता है और इसकी एक्टिव साइट पर RNA पॉलीमरेज को जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सेकेंड D, सेकेंड A और B, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है DAB। प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि RNA पॉलीमरेज सेकेंड को सेलेक्ट करेगा और सेकेंड F को सेलेक्ट करेगा। सेकेंड F में दो सब यूनिट्स RAP30 और 74 ये सिग्मा फैक्टर के समान होती हैं और पॉलीमरेज सेकेंड एंटर हो जाता है कॉम्प्लेक्स में। किसकी एंट्री के साथ, TF सेकेंड F के साथ, और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को स्पीड मिलती है। उसके बाद सेकेंड E ज्वाइन करता है लास्ट में। सेकेंड E ज्वाइन करने के बाद H को सेलेक्ट करता है। सेकेंड E का फंक्शन क्या होता है कि ये DNA की मेल्टिंग करता है। मेल्टिंग जैसा कि हम पिछली चैप्टर्स में देख चुके हैं कि मेल्टिंग का मतलब होता है कि जब DNA के बीच के बॉन्ड्स टूट जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग होने की कोशिश करते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हमें प्राप्त होता है। तो ये जो है TF सेकेंड E ये मेल्टिंग को हेल्प करता है, DNA को खोलता है और पॉलीमरेज सेकेंड के जबड़े जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को DNA स्ट्रैंड की तरफ लेके जाता है। उसके बाद DNA जो है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ एक राउंड या कंप्लीट टर्न लेता है और इस समय सेकेंड F ही होता है जो कि इसको टाइटली रैप करने में हेल्प करता है। टाइटली रैप होने की वजह से क्या होता है कि DNA की मेल्टिंग जल्दी शुरू होती है और एक प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाने में हेल्प मिलती है। इतना होने के बाद TF सेकेंड H जो है वो कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है। सेकेंड H एक बहुत बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइक्लिन H काइनेज कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में DNA हेलिकेज भी होता है। सेकेंड H 3 काम करता है एंटर होने के बाद। ये सबसे पहले तो टेम्पलेट से बाइंड करता है ताकि करेक्ट स्ट्रैंड ऑफ DNA ही ट्रांसक्राइब हो। इसके बाद ये हेलिकेज की मदद से DNA को मेल्ट करता है और ये जो मेल्टिंग होती है वो ATP डिपेंडेंट होती है, डायनेमिक होती है। और तीसरा ये पॉलीमरेज सेकेंड को फॉस्फोराइलेट करता है C टर्मिनल डोमेन के ऊपर। जो C टर्मिनल है RNA पॉलीमरेज का उसके ऊपर ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। इससे क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन से RNA पॉलीमरेज RNA प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा।
क्योंकि जो डीएनए खुल चुका है उसके सिरे अनस्टेबल हैं और डैमेज जो हो चुका है उस डीएनए में उसको वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है नए न्यूक्लियोटाइड से। और टीएफ सेकेंड एच और सेकेंड ई दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ई जो है एच की कैटालिटिक एक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। अगर ई नहीं होगा तो एच भी जो है प्रमोटर को अनविंड नहीं करेगा और जो एच जो बाद में एंटर हुआ है ये एक ट्रांसक्रिप्शन बबल को बनाने में मदद करता है। जैसा हमने प्रोकैरियोट में देखा था कि एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा है और ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरी होता है कब, उस अवस्था में ज़रूरी होगा जब डीएनए टेम्पलेट अभी भी सुपर कॉइल्ड है या डीनेचर्ड नहीं हुआ है। उस स्थिति में सेकेंड एच फिर से हेल्प करता है। इसके अलावा फिर लास्ट में ये होता है कि इतना होने के बाद जो मीडिएटर्स हैं, जैसे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, पॉलीमरेज सेकेंड हैं, ये सारे फिर एनहांसर्स से क्रिया करते हैं, जो कि हमने पहले देखा था कि एनहांसर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम दोनों में से कोई भी इनकी पोजीशन हो सकती है और ये रेट ऑफ सिंथेसिस में इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो ही रोल प्ले करते हैं जो सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के समय प्ले कर रहा है। अब आइए हम बात करते हैं एनहांसर्स की। तो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो एक को एक्टिवेटर की तरह से कार्य करता है। ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है और सभी तरह के प्रमोटर्स में ये रिक्वायर्ड होता है और इट ऑल्सो वर्क्स इन मैमल्स in the same manner. So now we know that mediator functions as a co-activator and binds to C-terminal domain of RNA polymerase second enzyme. And it acts as a bridge between this enzyme and transcription factors. इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि सी टर्मिनल डोमेन्स क्या होते हैं या CTD क्या होता है। तो सी टर्मिनल डोमेन्स जो है RNA पॉलीमरेज की कार्बोक्सिल टेल होती है और कार्बोक्सिल टेल जो है वो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है फॉस्फोराइलेशन के समय और आगे जब इनिशिएशन के बाद जब मीडिएशन इलॉन्गेशन वगैरह होता है तब भी इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। इसको हम बाद में लेंगे क्योंकि इसका रोल RNA स्प्लाइसिंग और कैपिंग वगैरह में है। तो CTD का जो एक रोल हमने यहाँ देखा था पहले कि फॉस्फोराइलेशन होता है हर ट्रांसक्रिप्शन साइकिल में, तो इसका रोल एक ये भी है कि फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया करता है और फॉस्फोराइलेशन के बाद ही RNA सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो CTD जो है हम नीचे देखेंगे कि फॉस्फोराइलेशन किस तरह से हो रहा है। ये थोड़ा डिटेल है CTD कार्बोक्सिल टर्मिनेशन डोमेन का फॉस्फोराइलेशन। RNA पॉलीमरेज सेकेंड दो फॉर्म्स में हो सकता है, 0 जिसमें हाईली फॉस्फोराइलेटेड CTD होते हैं यानी कार्बोक्सी टर्मिनल्स होते हैं और एक होता है सेकेंड A जिसमें नहीं होते, नॉन फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। ये इसका डिटेल है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इसको पढ़ के और ना चाहें तो नहीं लिख सकते, मैं आपको समझा देती हूँ। इतना डिटेल लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है
आपका एग्ज़ाम में, तो आप इसको रिप्लाई कर पाएँ इसलिए मैंने ये दे दिया है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग every year. That is why I have been very careful to select these terminologies for you. So इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो फॉस्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये काफ़ी काम आता है, और बाद में जो इसका रोल होता है वो होता है कैपिंग में और उसमें, तो इसमें हम बाद में देख लेंगे इसको। अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि आप ये जान पाएँ कि सीटीडी डोमेन में आरएनए पॉलीमरेज का फॉस्फोराइलेशन होता है और उसी से आरएनए का सिंथेसाइज होता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद का जो पार्ट है हमारा वो हम नेक्स्ट उसमें लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं आपके और अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी इतना ही, थैंक यू। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेटर्स भी, जो हमने पहले मीडिएटर को एक्टिवेटर देखा था, वो टीएफ सेकेंड के साथ मिलकर मीडिएटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं और आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट बन जाते हैं। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की असेंबली पूरी तैयार हो जाती है और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है प्रमोटर से, तो ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यूकैरियोटा का ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स और आर्की का, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं, ये बैक्टीरिया के भी पूर्वज हुआ करते थे, आर्की जो है। तो उन दोनों में करीब करीब समान ही होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो पहले नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट पहले और दूसरे आते हैं और वो मैच करते हैं, और ये एटीपी की प्रेजेंस में होता है कि पहला जो नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट है वो आके जुड़े और फिर उसके बाद अगले भी जुड़े। तो जिसको हम प्रमोटर क्लीयरेंस कहते हैं, उस तरह की प्रक्रिया एक होती है जिसमें कि पहला बॉन्ड जब सिंथेसाइज होता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर को क्लियर करना चाहिए। तो पहला सिंथेसाइज होने के बाद कि वहाँ पे एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, और ये जो प्रोसेस है ये एबॉर्टिव इनिशिएशन कहलाता है, और ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ही आता है। तो ये एबॉर्टिव इनिशिएशन कंटिन्यू करता है जब तक कि इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स ठीक से नहीं बन जाए, और एक बार जब 23 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं उसके बाद ये हटता नहीं है और फिर कंटिन्यू इलोंगेशन चालू रहता है। तो कम से कम 23 न्यूक्लियोटाइड बनने तक ये प्रक्रिया जो है एबॉर्टिव इनिशिएशन की, जिसमें कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को रिलीज करने की प्रवृत्ति होती है और एक उससे जुड़ने वाला ट्रंकेटेड जुड़ता है, तब तक वो जो है इलोंगेशन फिर जाके शुरू होता है, स्लिप नहीं करता उस जगह से। अब ये जो रेगुलेशन का जो प्रोसेस था, इनिशिएशन का रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम, पॉलीमरेजेस की मदद से होता है, फैक्टर्स की मदद से होता है, और पॉलीमरेज को फैक्टर्स की मदद से हम देख रहे हैं कि ये होता है। तो इनिशिएशन इस प्रकार से बहुत सारे मैकेनिज्म्स के द्वारा हो रहा है, लेकिन हम इसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोटीन इंटरफेरेंस के द्वारा, और दूसरा रेगुलेशन हो रहा है फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। प्रोटीन इंटरफेरेंस वो प्रोसेस है जिसमें
कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन क्रिया करते हैं, और चाहे वो क्रिया प्रमोटर के साथ हो या ये जो आधा बना हुआ कॉम्प्लेक्स है उस समय तक उसके साथ हो, और वो इनिशिएशन के प्रोसेस को रोके। ये इस तरह की टेंडेंसी होती है। तो इसमें क्या होता है कि कई ग्रुप ऑफ जीन्स या कई जीन्स एक साथ काम करते हैं, तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को इनहिबिट करने की टेंडेंसी इनमें होती है। लेकिन बाद में जब हिस्टोन्स वगैरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं तब उस समय प्रोटीन्स की क्रिया के द्वारा इनका रेगुलेशन भी किया जा सकता है, जिसमें हिस्टोन भी काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरा रेगुलेशन होता है फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, जिसमें हमने कहा था कि आरएनए को फॉस्फोराइलेट होना चाहिए काइनेज और फॉस्फेटेजेस की मदद से। तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सीटीडी प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा इसलिए डिटेल लिखा है कि अगर मान लीजिए आपके सिर्फ एक शॉर्ट आंसर आता है कि रेगुलेशन बाय फॉस्फोराइलेशन, तो उस स्थिति में आप एक पैरा लिख पाओ, इसलिए मैंने इनका डिटेल भी आपको इसमें दे दिया है। उसके बाद जो है आपकी इलोंगेशन का प्रोसेस है, जिसे हम बाद में लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक तो उसका रेगुलेशन आपको लिखना पड़ेगा कि रेगुलेशन इनिशिएशन का किस तरह से हो रहा है, और इनिशिएशन में क्लियरेंस प्रमोटर की वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, और को एक्टिवेटर्स और मीडिएटर्स, उसके साथ एनहांसर्स, ये सब भी आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ साथ इसमें प्रोसेस में जोड़ने हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का बहुत डिटेल नहीं दिया है, क्योंकि हमें उसको एक अलग से टॉपिक के रूप में भी पढ़ना है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनको हम बहुत डिटेल में अभी इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे ये अभी हमने जो पढ़ा है ये केवल इनिशिएशन है और ये काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन लिखने के लिए आता है तो आप 35 मिनट्स में आपको इसको समेटना है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन किस तरह से इसमें बनेंगे, और क्वेश्चन पूछने का तरीका, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो, उस हिसाब से आप अपने आंसर को छोटा या बड़ा करेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसमें आप लिख कर देखें कि आपकी स्पीड क्या है लिखने की। और आप लेकिन जो भी प्रोसेस है, अगर मान लीजिए आप खाली इनिशिएशन कवर कर रहे हैं तो आप 35 या 40 मिनट्स में कितना कवर कर पाते हैं, उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि उसमें आपको डायग्राम्स भी बीच बीच में बनाने होते हैं। और इसीलिए मैंने ये जो डिटेल्स हैं पीछे वाले, ये इतने आपको बहुत ज़्यादा बताए नहीं है। लेकिन अगर छोटे क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है कि आपको ये वाले क्वेश्चंस पूछने की संभावना थोड़ी कम है, इसलिए मैं इन पे इतना एम्फेसाइज नहीं कर रही हूँ। जो मेन पार्ट है हमारा उसी पर एम्फेसाइज किया है। थैंक यू। उसके बाद हम अब इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन और टर्मिनेशन की प्रक्रिया पे जाएंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट है इसका।